स्कूल में भी नया नया एडमिशन था और मुझे क्लास में उसके बगल में बैठा दिया गया। मेरे जाते ही उसने मुझसे पूछा, ओए एक्स्ट्रा पेन है क्या? मुझे ये बड़ी बेतुकी सी बात लगी, क्योंकि जान न पहचान मैं तेरा मेहमान। रॉनी के लॉजिक के अनुसार ना, किसी से पेन मांग लेना इज द बेस्ट आइस ब्रेकर जो आप किसी अनजान से दोस्ती करने की शुरुआत में यूज कर सकते हो। और उसने तो इस ट्रिक को इतने बार प्रैक्टिस किया था कि इस चक्रव्यूह में मैं अभिमन्यु जैसा ही था। बहरहाल उसके बाद जो हमारी दोस्ती के किस्से हैं ना, वो आज तक हमारे स्कूल के जूनियर्स अपने जूनियर्स को सुनाया करते। अगर मैं श्री राम था तो वो मेरा सुग्रीव, अगर मैं सोनू था तो वो मेरा टीटू, और अगर आज मैं एक कलम हूँ और ये मेरी कहानी एक स्याही ना, तो वो मेरा ढक्कन, जिसे अगर कलम के साथ लगाया ना जाए तो शायद स्याही कब की सूख जाए। बहरहाल अच्छे इंसानों की एक बड़ी बुरी फितरत होती है कि वो हमेशा गलत वक्त पे मिलते हैं। तो क्लास 8 के एग्ज़ाम चल रहे थे और शफलिंग के बाद उनकी जो जगह थी वो मेरे बगल में कर दी गई थी। अब हम ये जो मिडिल क्लास बच्चे होते हैं ना, हम पे अपने माँ बाप के सपनों का काफ़ी वजन रहता है। तो मैं ना एग्ज़ाम्स और पढ़ाई को लेके काफ़ी पर्टिकुलर हुआ करता था। अच्छी हैंड राइटिंग, पूरा सिलेबस कंप्लीट करने के बाद एक बार रिवीजन, एग्ज़ाम में ना किसी को देखना ना किसी को कुछ दिखाना, वगैरह वगैरह हमारे सिस्टम में बचपन से ही हार्ड कोड कर दिया गया था। तो जब एग्ज़ाम के दौरान रॉनी ने मुझसे वो सवाल पूछा तो मैंने उसकी मदद करने से मना कर दिया। और जैसे ये एक बात उसे चुभ गई। एग्ज़ाम के बाद उससे बात करनी चाहिए तो उसने मुंह फेर लिया, फ़ोन किया तो फ़ोन काट दिए। एग्ज़ाम के बाद की छुट्टियों में भी ना कोई मिलना जुलना। जैसे बात उस 5 नंबर के सवाल की नहीं थी, बात थी उस एक दोस्त की जिसे मैं मझदार में अकेला छोड़ अपनी कुछ स्टूपिड उसूलों को फॉलो करने लगा था। और ये ना एक घाव था, एक गिल्ट का घाव। ये गिल्ट के घाव ना कभी भरते नहीं हैं, बस आप वक्त के साथ इनके साथ जीना सीख लेते हो। तो ऐसा ही कुछ हुआ। मैंने इस चोट को थोड़ा वक्त देने का फैसला किया और अब मैं रॉनी नहीं अभी के साथ बैठने लगा था। अभी भी मेरा दोस्त था, पर वो सभ्य था। एक्चुअली वो एक पोटेंशियल आईआईटी मटेरियल था ना, तो सब उसकी बहुत ज़्यादा इज्जत किया करते थे। और असली दोस्ती का पैमाना तो बेइज्जती कितनी गाढ़ी है उससे नापा जाता है ना। फिर जिंदगी ने एक करवट ली। एक रोज़ निर्जा मैडम का पीरियड था। निर्जा मैडम हमें इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाया करती थी और उनका पीरियड रिसेस के जस्ट पहले हुआ करता था। तो इस दौरान भूख अपने चरम सीमा पे होती थी और माँ के हाथों की बनी पूड़ी और आलू की सब्जी की याद लगभग सारे हदें लांघ चुकी थी। तो मैंने अपने आप को ब्लाइंड स्पॉट में रखा, एक बड़ा सा बाइट लिया और मुंह में भरकर टिफिन अंदर। पर तब तक देर हो चुकी थी। लेजेंडरी आलू की सब्जी की महक मैडम के नाक तक पहुंची थी कि मैडम काफ़ी गुस्सा हो चुकी थी और कोड रेड फॉलो हो चुका था। पहली बार उन्होंने बड़े प्यार से पूछा, जो भी टिफिन खा रहा है वॉलंटरी खड़े हो जाओ, वरना अगर मुझे पता चला तो काफ़ी बुरा होगा। सेल्फ डिफेंस ने अंदर से आवाज़ लगाई, दुष्यंत ये ना ट्रैप है, इस पे भरोसा बिल्कुल मत कर, अपनी सीट पे बैठे रहे। मैडम कौन से इतने स्टूडेंट्स के बीच में तेरा टिफिन चेक करेंगे। तो मैं अपनी जगह पे बैठे रहा। दूसरी बार उन्होंने फिर बोला कि जो भी टिफिन खा रहा है खुद से खड़े हो जाओ, वरना अगर मुझे पता चला तो मैं प्रिंसिपल के पास ले जाऊंगी। अब सेल्फ डिफेंस की जगह डर ने ले ली थी। फिर भी मैं बैठे रहा। तीसरी बार उन्होंने बोला, गार्गी तुम लड़कियों के टिफिन चेक करो और रॉनी तुम लड़कों के। चेहरे पे डर साफ साफ दिख रहा था, आंखें लाल हो चुकी थी और माथे से बहता पसीना और टप टप करके ये कह रहा था कि दुष्यंत आज ना तेरी लगने वाली है। तीसरे लड़के के बाद चौथा नंबर मेरा था। रॉनी आया मेरे पास, मैंने उसे अपना टिफ़िन दिखाया। टिफ़िन देखा, उसने बंद किया और डेस्क में अंदर डाल के मैडम की तरफ मुड़ा, मैडम ये दुष्यंत ये आज टिफ़िन नहीं लाया। उस पल ऐसा लगा जैसे जैसे उसके पास जाऊं और उसे गले लगाकर बस रोऊं और माफ़ी मांगूं। तो रिसेस हुई। रिसेस में गया और बोला कि रॉनी गलती हो गई यार, माफ़ कर दे। थोड़ी देर अकड़ में था, फिर बोला, रोता कैसा है फुल कुमारी कहीं का। अगला पीरियड ना एसएसटी का है जिसमें मैं बहुत बोर होता हूँ, आके मेरे बगल में बैठ जियो और सुन एक्स्ट्रा पेन लाया है क्या। और फिर जैसे सब कुछ ठीक हो गया, पता है आपको। फिर हमारी दोस्ती फिर से गहराने लगी, हम फिर से अपने सारे किस्से शेयर करने लगे। 12वीं तक सब कुछ ठीक था। 12वीं के बाद उसने एमबीबीएस लिया, मैंने इंजीनियरिंग। हम एक बेंच पे साथ बैठ के बात नहीं कर पाते थे, पर फेसबुक कॉल्स और व्हाट्सएप की बदौलत लगभग सब कुछ बांट ही लिया करते थे। फिर मेरी नौकरी लग गई मैसूर में। नौकरी ने मुझे इतना व्यस्त कर दिया, रेगुलर ट्रेनिंग असेसमेंट्स और उनके शेड्यूल ने मुझे इतना व्यस्त कर दिया कि रॉनी से फिर बात करना काफ़ी मुश्किल हो चुका था। 2 से 3 महीने बीत चुके थे कि अचानक एक रोज़ खबर आई कि रॉनी वेंटिलेटर पर है। लगा जैसे सब झूठ बोल रहे हैं, सब मजाक कर रहे हैं,
जैसे ये ना, ये एक बुरा सपना है। जैसे मैं अभी नीरजा मैडम की क्लास में उठूंगा और रोनी को बताऊंगा कि यार मैंने कितना बुरा सपना देखा, पर सब सच था। पहली फ्लाइट पकड़कर उस तक पहुंचा तो काफ़ी देर हो चुकी थी, वो जा चुका था। पता चला एमबीबीएस खत्म होने के बाद अपने दोस्तों के साथ बाहर निकला था और ड्रिंक एंड ड्राइव ने उसकी जान ले ली थी। हालांकि इस बात को भी अब 3 साल बीत चुके हैं और मैंने इसके साथ भी रहना अब सीख लिया है, पर हाँ, एक आखिरी माफ़ी मांगनी है उससे। तो रोनी, अगर तुम हो कहीं और ये सब सुन सकते हो तो सॉरी, एक आखिरी बार माफ़ कर दे यार। सॉरी कि जब तू जिंदगी की सबसे बड़ी जंग लड़ रहा था मैं तेरे साथ नहीं था। सॉरी कि जाते जाते मैं तेरी आखिरी बातों का हिस्सा नहीं बन सका। सॉरी कि मैं एक अच्छा दोस्त नहीं बन सका, पर मैंने कोशिश पूरी की यार। और आप सबसे सिर्फ 2 बातें, कि ये जो दोस्त होते हैं ना, ये बड़ी बेशकीमती, नायाब और रेयर होते हैं। इन्हें महफूज रखा करें, सेफ रखा करें, एंड डोंट लेट देम ड्रिंक एंड ड्राइव नो मैटर हाउ हार्ड दे फोर्स और इंसिस्ट यू। और दूसरी बात, आप में से किसी के पास एक्स्ट्रा पेन है क्या?